पढ़ा देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट जो 45 मिनट्स होगा आपको हम लैब करवाएंगे, ताकि आपको हर कुछ करके आना चाहिए। सिर्फ देखने से नहीं होगा, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक खुद से हम करेंगे नहीं। और होपफुली लैब तो करते ही आए होंगे आप लोग डीसीए में भी। तो देखिए, तो एक हम लोग पहले रोड मैप देख लेते हैं अपना। तो हमारा एडीसीए का क्या रोड मैप था? सबसे पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए मुझे। उसके बाद क्या आना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर एमएस ऑफिस के बारे में पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। अगर एमएस ऑफिस को भी आप एक्सप्लोर करो तो एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आपको आना चाहिए और क्यों आना चाहिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूँ, क्यों आना चाहिए। तो एमएस ऑफिस में आपने पढ़ा होगा कम से कम वर्ड के बारे में, करेक्ट। सेकंड एक्सेल के बारे में, और थर्ड आपने पढ़ा होगा पावर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, अब तो सही है। इसमें वर्ड के बारे में, वर्ड के बाद एक्सेल के बारे में, और एक्सेल के बाद क्या पढ़ा होगा आपने? पावर पॉइंट के बारे में, और उसके बाद एक्सेस के बारे में, आउटलुक के बारे में। अगर नहीं हुआ है तो हम है ना, हम पढ़ा दें। हाँ ठीक है, ऐसे ही इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई डार्क में हो। हमारा जो भी क्लास होता है पहले उसका रोड मैप होता है, ताकि किसी स्टूडेंट का अगर कोई टॉपिक छूटे भी तो एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए कि हमारा क्या छूटा है। अगर उसके पास एक रोड मैप ही नहीं होगा, एक सिलेबस ही नहीं होगा क्लियर, तो वो तो डार्क में है कि क्या छूटा भी है या नहीं छूटा है, या क्या मुझे पढ़ना चाहिए। अब मान लो कि हमें ये पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तो इंटरनेट पे भी हम सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन भी ला के दे दे तो हमारा 50% काम तो वो कर दिया। जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, कम से कम ये तो आइडिया हुआ कि मुझे इसके बारे में कुछ सर्च करना है, हाँ या ना। तो इसलिए अगर सिलेबस हमें पता हो किसी भी चीज़ का, तो उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्स से भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता हो, पढ़ना क्या है यही नहीं पता हो, तो हम सर्च भी क्या करेंगे या किसी से क्या क्वेरी करेंगे? नहीं पॉसिबल। तो इसलिए पहले मैं रोड मैप लिख दे रहा हूँ, और इसी को हम लोग फॉलो भी करेंगे। एडीसीए के लिए आउटलुक, अब क्यों चाहिए ये सब, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या यूजेस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंटरनेट के बाद एक चीज़ और चाहिए, ट्रबल शूटिंग। क्या चाहिए? ट्रबल शूटिंग। तो एडीसीए की अगर हम बात करें तो एडीसीए में हमें जो चीज़ें कवर करनी होंगी वो क्या कुछ कवर करना होगा? एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, इसके अलावा क्या कवर करना होगा? ट्रबल शूटिंग को नीचे लेकर के आते हैं हम लोग। तो कम से कम हमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का मतलब सब लोग समझते हैं ना। अगर हमारे पास बेसिक ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप लोग में से कुछ लोग जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते होंगे, लाइक बैंकिंग हो, एसएससी हो, है ना। तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा अगर बेसिक ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज है तो। जैसे अगर आपसे यही पूछ दिया कि GIGO स्टैंड्स फॉर, किसी एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन है GIGO स्टैंड्स फॉर, मतलब GIGO का क्या फुल फॉर्म होता है, तो क्या जवाब देंगे? हाँ, आपको पता है तो बता देंगे, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन किसका है? कंप्यूटर फंडामेंटल का। अगर क्वेश्चन दिया गया MICR इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, नन ऑफ दिस, तो अगर हमें पता है कि MICR क्या होता है तो करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बैंकिंग में या फिर एसएससी में, कंप्यूटर का जहाँ भी क्वेश्चन आता है उन सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कई दफ़ा पूछा है, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस में पढ़ाया था कभी, तो पता है कि वहाँ तो पूछता ही पूछता था। अब रेलवे का अगर मेरे से पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, एसएससी का पूछेंगे नहीं बता पाएंगे। हो सकता है बैंकिंग भी चेंज हुआ हो, क्योंकि 2016 के बाद हमारा कोई उधर कोई कनेक्शन, कोई वास्ता नहीं रहा है, तो बहुत कुछ अपग्रेड हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, माइट भी। बेसिक ही पूछेगा। जैसे मान लिया जाए
कोल्ड बूटिंग, है ना, कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? वार्म बूटिंग, ये वार्म बूटिंग क्या होता है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दे तो याद तो रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाइए खुद का, किसी का छापना नहीं लेकर के, खुद से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के दरमियान जो चीज़ें आपके मेमोरी में फिट हो जाएंगी ना, वो जल्दी इरेज नहीं होता है। तो हम बस ये गाइड करना चाह रहे हैं कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस क्या है। कंप्यूटर फंडामेंटल रहेगा तो आप जनरल कंपटीशन को अगर टच कर रहे हैं या किसी बच्चे को ही पढ़ाना हो, घर में ही है बच्चे अगर होंगे तो स्टैंडर्ड 2-3 में भी कंप्यूटर का बुक दे देता है प्राइवेट स्कूल में, है ना। आपसे भी पूछ देगा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा कम से कम क्या होता है। तो उन केसेस में भी ये काम आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेहद ज़रूरी है। कोई भी डिवाइस तभी एक स्मार्ट डिवाइस होगा जब उसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी डिवाइस एक स्मार्ट डिवाइस हो ही नहीं सकता है, और उसमें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई कस्टमाइजेशन, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि किसी डिवाइस में हम अपने हिसाब से कोई भी कस्टमाइजेशन, कोई भी चेंजेस कर सके, तो उस डिवाइस में किसका होना ज़रूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ एनी डिवाइस टू मैनिपुलेट विथ आवर रिक्वायरमेंट। अब रही बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हम लोग अगर ये स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? हाँ, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? हाँ, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये मैं स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहा हूँ, क्या इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? हाँ, इसमें भी है। हम लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं? हाँ, है। कोई भी डिवाइस, इवन राउटर स्विचेस जो आप देख रहे हैं लगे हुए, सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाम भले ही अलग अलग होता है हर जगह पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, अगर इन शॉर्ट जानना हो तो क्या बताएंगे, पता है आप लोग को? अच्छा, एक बात बताइए, एक स्टेट में या एक कंट्री में जितने रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। इतना तो सबको पता है। अगर स्टेट का कोई भी रिसोर्स है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो उसका मैनेजमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब ये तय कौन करेगा कि सोन नदी में बालू का टेंडर किसको देना है? स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिसोर्स है तो उसका एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से स्टेट या कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट होता है, उसी तरीके से हमारे डिवाइस के अंदर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे डिवाइस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज लगे होते हैं, कल पुर्जे लगे होते हैं, जितने भी इसमें मशीनरी लगे होते हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम लोग बोलेंगे कि इस बक्से को हटाओ, हम लोग सारा काम पहले जैसा करेंगे, मैनुअली, कॉपी कलम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक इजी इन्वायरमेंट बना के देता है, जिस इन्वायरमेंट में हम कोई भी काम अपना कर सकते हैं। अब सोचो ना, अगर इस लैपटॉप का ही एग्जांपल लो, तो इसमें डिस्प्ले मेंटेन हो रहा है, साउंड मेंटेन हो रहा है, बैटरी मेंटेन हो रहा है, ग्राफिक्स मेंटेन हो रहा है। अब अगर मुझे ये सारा काम मैनुअली करना होता, तो जब तक हम लोग साउंड को मेंटेन करने के लिए कमांड लिख रहे होते, तब तक ग्राफिक्स गायब हो जाता, मतलब कुछ दिखाई ही नहीं देता। जब तक दिखाई देने के लिए काम कर रहे होते, तब तक बैटरी ड्रेन हो जाता, बंद हो जाता ये। लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए कौन करके दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम करके दे रहा है। तो सरकार भी तो ही करती है ना, हमारे लिए एक इजी इन्वायरमेंट, एक सिक्योर इन्वायरमेंट बना के देती, जहाँ की हम लोग के लिए इजली क्या होता है? रहना होता है, अपना जीवन यापन करना होता है। तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइस के अंदर क्या है? एक इंटरफेस का काम करता है इन बिटवीन यूजर लाइक मी, यू एंड ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज लगे हुए हैं, उसको कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से पहले जो आया करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बट आज के डेट में उसके जगह क्या यूज होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडो नहीं बोलेंगे, विंडोज ही बोलेंगे, गलती से नहीं लिखा गया है।
विंडो नहीं, विंडोज। विंडो बोलते हैं तो गलत हम लोग बोलते हैं, है ना। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आज के डेट में क्यों पढ़ेंगे जब विंडोज 11 जैसा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हम लोग ग्राफिकल मोड में नहीं कर पाते, उसको कमांड लिख के करना पड़ता है। और कमांड मोड में अगर कोई काम करना हो तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, डॉस की मदद से करते हैं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 11 जैसा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद भी डॉस को पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने बंद नहीं किया। ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये तो सबको पता होगा। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक MNC, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके ओनर का या फाउंडर का नाम क्या है, सबको पता होगा, बिल गेट्स। क्या नाम है, बिल गेट्स। कई सालों तक ये वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन भी रह चुके हैं। और आप लोग जानते भी होंगे कि मिलिंडा गेट फाउंडेशन और फलाना ढिकाना इस तरह का बहुत सारा उनका अपना क्या है, NGO भी है, ट्रस्ट है, जो अलग अलग कंट्रीज़ में उनका NGO चलता है, उसके तहत बहुत सारा वेलफेयर का काम करते हैं वो, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विंडोज़ और डॉस ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। अब अगर हम बात करें कि किसी कंप्यूटर में विंडोज़ को हटा दे तो क्या उस कंप्यूटर पे हम कोई भी काम कर पाएंगे, जवाब है कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक कंप्यूटर में जान डालने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। अब इसके बाद MS ऑफिस की बात आएगी। MS ऑफिस क्यों पढ़ेंगे हम लोग, MS ऑफिस इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक ऑफिस से रिलेटेड सारा काम हम कर सकें। अब एक ऑफिस से रिलेटेड क्या काम हो सकता है, एक ऑफिस से रिलेटेड पहला काम क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का पहला काम क्या हो सकता है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है एक नॉर्मल लेटर लिखने से लेकर के बुक बनाने तक का जितना भी काम है उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का गवर्नमेंट जॉब हुआ या प्राइवेट जॉब हुआ, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्या बनाना होगा, बायोडाटा बनाएंगे ना। तो बायोडाटा बनाएंगे कहाँ, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके। अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ बोला एक शर्मा जी का रिलीविंग लेटर बना दीजिए, तो ये रिलीविंग लेटर कहाँ बनेगा, ज्वाइनिंग लेटर बना दीजिए, कहाँ बनेगा, MS वर्ड में। किसी कंपनी में कोई टेंडर हमें डालना है, उसके लिए हमें कोटेशन बनाना है, कहाँ तैयार करेंगे। अगर हमें कोई नोट्स तैयार करने हैं, कोई बुक लिखने हैं, तो वो सब काम कहाँ करेंगे। कोई ID कार्ड बनाना है, कहाँ बनाएंगे। तो जहाँ भी डिज़ाइनिंग का, राइटिंग का जो भी काम है वो सब किसके अंतर्गत आता है। और डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, MS वर्ड, यही ना। सेकंड जो काम है वो काम है हमारा ऑटोमेशन का। क्या, ऑटोमेशन का या इनवॉइसिंग का, क्या बोल सकते हैं, इनवॉइसिंग का या MIS का, बहुत सारा काम होता है इसका, डेटा एनालिसिस का। ये सारा जो काम हम कहाँ करते हैं, डेटा एंट्री का, डेटा एंट्री का, ये सारा काम हम लोग कहाँ करते हैं, ये सारा काम हम लोग करते हैं MS एक्सेल में। बहुत हद तक सबसे ज़्यादा पढ़ाया भी गया होगा आप लोग को MS एक्सेल के बारे में, अलग अलग प्रोजेक्ट किया होगा आप लोगों ने, हाँ कि ना। तो ऑटोमेशन का काम, इनवॉइसिंग का काम, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, तो एज सिंपल कि अगर आप चाहते हो कि हमने कोई डेटा एंटर किया, अब उस डेटा को एंटर करने से अलग अलग तरह का रिपोर्ट अपने आप बन के तैयार हो जाए, या एक फाइल में हमने एंट्री किया उससे 3-4 अलग अलग फाइल में वो एंट्री अपने आप पास हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑटोमेशन। इनवॉइसिंग, अगर मान लो कि हम किसी जगह किसी दुकान पे जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो एक बिल हमें मिलता है ना उसके अगेंस्ट, तो अगर उस बिल को क्या बोलेंगे, इनवॉइस। अगर मुझे इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है बिलिंग का, चाहे वो हरीलाल के लिए ही क्यों ना बनाना हो, कि जैसे ही कोई कस्टमर उसके यहाँ से कोई सामान खरीदे, वो एंट्री करे, क्वांटिटी डाले, प्रोडक्ट का नाम डाले, क्वांटिटी डाले, प्राइस डाले, तो एक GST के साथ बिल अपने आप बन जाए, कैसा रहेगा। तो इस तरह का काम भी आपने किया होगा। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज द मेन यूज ऑफ MS एक्सेल।
अगर एक कंपनी में जितने भी तरह का इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एम्प्लॉय का हो, प्रोजेक्ट का हो, अकाउंट्स का हो, इन्वेंट्री का हो, जितने भी तरह का इंफॉर्मेशन होता है, अगर उन सारे इंफॉर्मेशन को एक वेल मैनर में अगर मेंटेन किया जाए, उस पर अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बनाए जाएं, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS। और किसी भी कंपनी में एक्सेल का जो सबसे बेहतरीन यूज़ है वो क्या है? MIS का काम है। MIS के लिए बाकायदा अलग से वैकेंसी भी आता है कि MIS ऑपरेटर की ज़रूरत है, MIS एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, तो इसके लिए अलग से ओपनिंग भी आता है। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे लेवल का आता है तो MIS का काम आपको ईजिली मिल सकता है। ये थोड़ा हायर लेवल का जॉब प्रोफाइल होता है डेटा एनालिस्ट का। कभी गूगल सर्च में खाली वक्त में बैठिए, रील्स देखिए, शॉर्ट्स देखिए, तो सर्च कीजिएगा। रील्स नहीं देखना है, शॉर्ट नहीं देखना है, उसके जगह पे सर्च करना है गूगल में डेटा एनालिस्ट जॉब इन इंडिया। आपको समझ में आएगा कितना पैकेज मिलता है, किस तरह का जॉब। तो अगर मुझे एक्सेल अच्छे से आता है तो हम डेटा एनालिस्ट के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं, कुछ और एडिशनल चीज़ों को सीख करके, जैसे पावर BI वगैरह सीख। इसके बाद डेटा एंट्री का काम तो बहुत बेसिक है। अगर किसी स्कूल में एडमिशन के लिए 3000 फॉर्म आ रहा है, 4000 फॉर्म आ रहा है, और कितने बच्चे को सेलेक्ट करना है? 120 बच्चे को सेलेक्ट करना है। तो जितने भी फॉर्म आया उसका एंट्री करना पड़ेगा, उस पर अलग अलग तरह का फिल्ट्रेशन लगा करके एट लास्ट हमको क्या दिखाना है भाई, कि सारा फिल्ट्रेशन डालने के बाद हमारे पास सिर्फ कितने बच्चे बच रहे हैं? 120। हम इतने ही को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह का काम डेटा एंट्री का काम कहलाता है। और ये सारा काम हम कहाँ करने के लिए सीखते हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन के मतलब तो समझते ही होंगे सब लोग, कि नहीं? किसी भी चीज़, मान लो कि ये एक कोई प्रोडक्ट है। अब मान लो हमारे कोई क्लाइंट्स बैठे हुए हैं सारे, मुझे इस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि भाई इस प्रोडक्ट का क्या मेन की फीचर्स है, ये मार्केट में जो और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं इसके राइवल प्रोडक्ट के रूप में, राइवल समझते हो ना, कॉम्पिटिटर के रूप में जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उससे बेहतर कैसे है। अगर मुझे ये सारा कुछ एक इफेक्टिव तरीके से आप लोगों को समझाना है तो इसी को क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है टू व्यू और टू एक्सप्रेस योर आइडिया इन इफेक्टिव मैनर अगेंस्ट समवन समबडी। अगर आप अपने विचार को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक अट्रैक्टिव मैनर में, एक इम्प्रेसिव तरीके से किसी के सामने रखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन। अब आप इसको आसान भाषा में ऐड भी बोल सकते हो। अलग अलग तरह का ऐड देखते होगे, कोई बच्चा छोटा सा है, अभी बॉर्नविटा पिया, अचानक लंबा हो गया, है ना, तो इस तरह, अच्छा कॉम्प्लान, तो इस तरीके का जो ऐड देखते हैं हम लोग, वहां भी किसका यूज करेंगे? है ना। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पावर पॉइंट का। अब इसके बाद बारी आती है डेटाबेस की। अब डेटाबेस क्या भला है, शायद जानते होगे, सुने हो कि नहीं सुने हो। बेस का मतलब क्या होता है? जगह। जैसे सुना होगा ये आर्मी का बेस कैंप है, ये एयरफोर्स का बेस कैंप है, ये नेवी का बेस कैंप है। तो अगर जहाँ एयरफोर्स का बेस कैंप है उधर एयरफोर्स वाले ही बंदे होंगे, CRPF वाले नहीं होंगे। तो जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का डेटा या एक ही तरह का डेटा एक जगह पे इकट्ठा किया जाए एक खास तरीके से, तो उसे कहते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस। अब डेटाबेस को कहा जा सकता है और भी आसान भाषा में कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। अब जैसे मान लो कि मुझे हबनेट का डेटा मैनेज करना है, तो हबनेट के डेटा अगर मैनेज करना है तो हबनेट में कितने तरह के लोग आते हैं? कुछ पढ़ने के लिए लोग आते हैं, कुछ जॉब करने के लिए आते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही विजिट करने, इंक्वायरी करने के लिए आते हैं। तो एक तो एम्प्लॉय का अलग कैटेगरी हो सकता है जो जॉब करने आते हैं, एक जो पढ़ने आते हैं उनके लिए स्टूडेंट का एक कैटेगरी हो सकता है, और एक जो सिर्फ विजिट करने आते हैं उनके लिए एक विजिटर का कैटेगरी हो सकता है, और एक जो एग्ज़ाम देने आते हैं उनके लिए एग्जामिनी का एक कैटेगरी हो सकता है।
तो इन 4 अलग अलग तरह के डेटा को जब एक ही जगह पे हम इकट्ठा करेंगे जिसका नाम होगा हबनेट, तो हबनेट को क्या बोलेंगे? डेटाबेस। मतलब डेटाबेस वो जगह जो एक ही कंपनी का अलग अलग रिलेटेड डेटा को स्टोर करता हो, वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि अभी थोड़ा बाउंस मारे, बट थोड़ा सा आप लोग अगर फोकस होकर सुनिएगा तो चीजें आगे काम आ जाएगी। यूं समझ लो कि कंप्यूटर के अंदर, इस बक्से के अंदर जो भी हमें जानकारी स्टोर करनी होती है, उसका 2 ही ऑप्शन है। या तो उस डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे? फाइल में। जैसे अभी मैं टाइप कर रहा हूँ और इसे मैं सेव करूंगा तो क्या पूछेगा मेरे से? नेम, फाइल नेम। तो अभी ये जानकारी कहाँ स्टोर होगा? फाइल में। अब अगर इस फाइल में डेटा स्टोर करेंगे तो इसका कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है कि जिस कंप्यूटर पे स्टोर करेंगे वहीं से यूज होगा। दूसरा लिमिटेशन ये होगा कि अगर करंटली मैं यूज कर रहा हूं इसको तो कोई और यूज नहीं कर सकता है। तीसरा लिमिटेशन ये होगा कि अगर मैं इस फाइल को पढ़ूंगा तो मुझे भी पूरा डिटेल दिखेगा जो इसमें लिखा गया है। अगर ये देखती है तो इसको भी वही दिखेगा। लेकिन सिक्योरिटी रीजन से मैं कुछ ऐसा भी कंटेंट लिखा हूं जो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे दिखाई दे। ये अगर ओपन करे सेम फाइल को तो उसको ये कंटेंट दिखाई न दे। क्या फाइल के साथ ये पॉसिबल है? जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। तो ये सारे जो लिमिटेशंस हैं, इन्हीं लिमिटेशन सोच के देखो। चलो, सब लोग कभी ना कभी ट्रेन से सफर तो किए ही होंगे आप लोग, तो ट्रेन का टिकट भी बुक किए होंगे। ये बोल रहे नहीं किए, WT जाती है। तो अगर मान लो आपने ट्रेन का टिकट बुक किया, IRCTC के वेबसाइट पे एप्लीकेशन को यूज किए होंगे, है ना? अब सोच के देखो कि अगर IRCTC का सारा डेटा किसी फाइल में होता तो एक बार में एक ही बंदा कोई अपना टिकट बुक कर रहा होता, ये इंक्वायरी कर रहा होता, क्योंकि हमने फाइल का लिमिटेशन क्या भी बताया कि एक बार में कोई एक ही इसको यूज कर सकता है। लेकिन रियलिटी ऐसा है क्या? एक बार में मिलियनों पर्सन एक साथ यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये मुमकिन किसके थ्रू हुआ? डेटाबेस के थ्रू। मतलब बड़े कंपनी का बड़ा सा डेटा फाइल में नहीं रखा जा सकता, उसको कहाँ रखना चाहिए? डेटाबेस में। डेटाबेस में रखने का फायदा ये है कि उसको एक साथ कई लोग एक्सेस कर सकते, अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते, है ना? उसमें सिक्योरिटी इस लेवल का होता है कि हर बंदे को अलग अलग डेटा दिखेगा। अब मान लो कि हमने अपना टिकट बुक किया है तो हमको हमारा डिटेल दिखेगा कि किसी और का दिख जाएगा? नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी बेनिफिट भी है। किसके साथ? डेटाबेस के साथ। तो हम जब भी डेटा स्टोर करने की बात हमारे दिमाग में आए तो कितने चॉइस हैं? 2। क्या क्या? फाइल, डेटाबेस। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए रखना चाहते हैं तो हम उसको कहाँ रखें? फाइल में। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि हमारे अलावा भी कुछ लोग यूज करें तो उसको हम किस में रखेंगे? डेटाबेस में रखेंगे। याद रहेगा ये पॉइंट? तो हमारे पास 2 चॉइस है। तो डेटाबेस किसे कहते हैं? अब डेटाबेस का काम करने के लिए भी कोई एप्लीकेशन है? हाँ, है ना? और उसी एप्लीकेशन का नाम क्या है? MS Access। अब इसके बाद बारी आती है मेलिंग का। अब यूँ समझ लो, इसको मैं थोड़ा एक फनी वे में समझना चाहूँ तो बोलेंगे कि अगर हमें नौकरी पहले चाहिए तो अपना क्या बनाना पड़ेगा? बायोडेटा। अब बायोडेटा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? MS Word। अब नौकरी मिल गई, पैसे आने लगे तो हमारे पास पैसे का हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे? MS Excel में आराम से मेंटेन कर सकते हैं एक्सपेंस को, इनकम को। जाओ ना। अब अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो मान लो कि हमारा जॉब हो गया, प्रमोशन मिला, हमें टीम लीडर बना दिया गया, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, तो हमारे अंडर में 20, 50, 100 लोग काम करेंगे। तो उनको अगर हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? एक एक को पकड़ के समझाएंगे? नहीं। एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उस प्रेजेंटेशन को प्ले कर देंगे, सारे लोग को एक साथ बिठा के समझाया जा सकता है। तो हम प्रेजेंटेशन बनाए। अब मान लो कि आप पहुंच गए हैं मैनेजर लेवल पे, तो आपके अंडर में अलग अलग जोन होगा, हर जोन के अलग अलग हेड होंगे, उनके अंडर में बहुत सारे टीम होंगे, टीम के अंदर में अलग अलग लोग होंगे। कब कौन ज्वाइन किया, किसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में कौन सा प्रोजेक्ट कब दिया गया, कब कंप्लीशन है उसका,
ये सारा पूरा डिटेल आपको रखना पड़ेगा कि नहीं रखना? जैसे जैसे आपका प्रमोशन होते जा रहा है आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो ये सारा डिटेल अगर मुझे कंपनी का रखना हो तो कहाँ रखेंगे हम? अब मान लो हमको डायरेक्ट रिपोर्ट करना है कंपनी के सीईओ को, तो कंपनी के अगर सीईओ को अगर हमें रिपोर्ट करना है तो हम कैसे उनको फ़ोन पे रिपोर्ट करेंगे? नहीं, उनको मेल भेजेंगे। अब मेल भेजने के लिए किसको यूज़ करेंगे? आउटलुक को। अब बोलिएगा कि मेल भेजने के लिए तो हम लोग पहले भी मेल भेजे हैं, लेकिन आउटलुक तो यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन आप लोग जो मेल भेजते हैं उसमें वो सारा प्रोफेशनल फीचर नहीं होता है। हम लोग जो मेल भेजते हैं अभी तक वो भेजते हैं ओवा का यूज़ करके। किसको? OWA, जिसको ओवा बोलते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, अपनेट से लॉगिन हूँ, अगर मैं यहाँ से मेल भेजता हूँ ना तो ये कहलाता है ओवा क्लाइंट। क्या कहलाता है? ओवा क्लाइंट। यहाँ से जो भी हम मेल भेजेंगे वो क्या कहलाएगा? ओवा क्लाइंट। अब इसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मेल भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि किसी के बिहाफ में मेल भेजें, किसी के बदले मेल भेजें, ताकि सामने वाले को पता ही नहीं चलना कि मैंने भेजा, उसको पता चलना चाहिए कि मेल वही भेजा। तो इस तरह का एडवांस अगर फीचर हम यूज़ करना चाहें तो यहाँ से नहीं कर सकते। कहाँ से कर सकते? आउटलुक से कर सकते। तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? प्रोफेशनल आउटलुक का यूज़ करना चाहिए, ओवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। आइए, जब इसको ओपन किया हूँ तो बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग YouTube खोलिएगा, YouTube पे आपको लिखना है हबनेट पटना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो भी रात तक 8 बजे तक हम डलवा देंगे। आपको बस हबनेट पटना लिखना है, ये चैनल आ जाएगा यहाँ हबनेट एजुकेशन के नाम से। इसके अंदर आपको वीडियोस के अंदर चले जाना है, यहाँ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? यहाँ सारा वीडियो मिल जाएगा। कुछ तो आपके काम का होगा जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बहुत ऊपर लेवल का चीज़ है। अगर आप देख के समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उस पर अभी ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो भी क्लासेस होता है वो ऊपर लेवल का ही होता है। वेब डेवलपमेंट का हो गया, सर्वर का हो गया, इथिकल हैकिंग का हो गया, ये सब होता है। तो हमारे काम का जो वीडियो होगा वो नहीं होगा तो आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट ही बनवा देंगे, उसी के अंदर रहेगा, खोजने में भी दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको डायरेक्ट वीडियोस वाले पार्ट में जाना है, यहाँ से जाके देख लेना है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो आउटलुक क्यों चाहिए? मेलिंग के लिए। आउटलुक किस लिए चाहिए? मेलिंग के लिए। तो यहाँ तक आने के बाद हमारा क्या कंप्लीट हो गया? MS ऑफिस का पार्ट कंप्लीट हो गया। MS ऑफिस का पार्ट जब कंप्लीट होगा उसके बाद हमें क्या चाहिए? अकाउंटिंग चाहिए। ये भी बड़ा काम का है। अगर सोच के देखिए कि आज के डेट में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाह रहा है लीगल तौर पे, तो उसका क्या होना चाहिए? पूरे साल का एक ऑडिटिंग होना चाहिए कि उस पूरे साल में उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बिजनेस किया है ना, कहाँ से कितने पैसे उसके पास आए, कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में कितना खर्च किया। अब जब भी आप चाहते हो कि कोई एक लीगल फॉर्म चलाए तो उसका एक क्या होना चाहिए? एनुअल ऑडिटिंग होना चाहिए। मतलब सरकार के नज़र में ये बातें होनी चाहिए कि उसका बिजनेस नेचर क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर सोर्स ऑफ क्या है, ये सब कुछ होना चाहिए। अब सोच के देखिए कि पहले के डेट में अगर कोई भी एक सेठ साहूकार भी होते थे तो उनके पास जो भी लेन देन होता था उन सारे लेन देन को क्या करते थे? मुनीम जी रखते थे अपने पास। अब मुनीम जी बड़ा बड़ा बही खाता रखते थे। अब किसी को मान लीजिए लोन भी दिए तो लिख लिए, किसको कब क्या लोन दिए, भले ही 5,000 लोन दिए, 50,000 लिख लिए, है ना। तो ये सारा कुछ कहाँ होता था? बही खाता था। अब आज के डेट में अच्छा ये क्यों ज़रूरी है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि पर्सनल यूज़ के लिए जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब किसी का दुकान है, अब खुद को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
जो पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं उसको नहीं बात कर रहे हैं हम। जो बिजनेस पर्पज से जो भी ट्रांजैक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे होने वाले बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस पे अलग अलग तरह के रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग कहलाएगा। अब खुद से सवाल पूछ के देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए अकाउंटिंग जरूरी है या नहीं है? अब अगर है बोल देने से तो नहीं होगा। अगर दो कारण ही पूछ ले कि क्यों जरूरी है तो क्या बताएंगे? नहीं, क्यों जरूरी है? सबसे पहला तो कारण यह बताना है कि आपका फर्म या आपकी कंपनी तभी लीगल मानी जाएगी जब उसका एनुअली ऑडिट होगा। मतलब सरकार के नजर में ये डेटा होना चाहिए कि आपकी कंपनी है और पूरे साल में आपने क्या काम किए, कितना आपका इनकम आया, किस सोर्स से कितना इनकम आया, कितना आप वेलफेयर पे काम किए, ये सारा कुछ सरकार के पास डेटा होना चाहिए। अब सरकार के पास डेटा कैसे होगा? जब कंपनी का आपका पूरे साल का क्या होगा? ऑडिट होगा। ऑडिट किस आधार पे होगा? जो आप कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन किए उसका कहीं कुछ रिटर्न रहेगा तभी ना होगा। ऐसे ऑडिटिंग हवा में तो नहीं होगा। किस आधार पे होगा? ऑडिटिंग इसी आधार पे होगा कि कंपनी में हर दिन का जो भी लेन देन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन का क्या होए? रिकॉर्ड हो। तो पहला रीजन तो समझ में आ गया, टू मेक द फर्म और कंपनी लीगल। अगर आप किसी भी फर्म या कंपनी को लीगल करना चाह रहे हो तो इसके लिए अकाउंटिंग करना मस्ट है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। सेकंड रीजन ये है कि अगर हम कंपनी का अकाउंटिंग नहीं करते, इट मीन्स कि कंपनी में होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम निर्णय पे पहुंच सके कि एंड ऑफ द ईयर कंपनी का क्या रेवेन्यू रहा, क्या प्रॉफिट रहा? क्या हम कंक्लूड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप सुनते होंगे कि इस क्वार्टर में फलाने कंपनी का इतने का रेवेन्यू आया, इतने का प्रॉफिट आया। तो इस तरह का जो स्टैट, इस तरह का जो डेटा आता है, किसके बदौलत आता है? तो उस कंपनी का अकाउंट मेंटेन किया जाता होगा तभी तो आ रहा है। आप ये भी सुने होंगे कि फलाने कंपनी में फलाने कंपनी का इतने % का हिस्सेदारी है। अगर लेखा जोखा नहीं होगा तो कैसे समझा जाएगा कि इतने % का इसका शेयर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फर्म का, अगर वो लीगल है, हर कंपनी का क्या होना चाहिए? अकाउंटिंग होना चाहिए, मतलब लेखा जोखा होना चाहिए। इवन अगर एक लाला जी दुकान भी खोले हुए अपना फार्चून का, तो वो भी कम से कम लिखते हैं कि कितना का माल कहाँ से आया, कितना का उधारी है, किस डेट में किसको बेचे, और लिख करके रखते हैं कि नहीं, ताकि एंड ऑफ द मंथ ये देख सके कि हमारा कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। तो वो भी एक तरीके का क्या है? अकाउंटिंग ही तो है। तो क्यों जरूरी है, इसका जवाब मिला। अब हम लोग बढ़ते हैं कि चलो ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है हमने समझ लिया। अकाउंटिंग को बिल्कुल साधारण भाषा में ये समझ सकते कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में जो भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसको अगर हम एक खास तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस पर अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, तो इस इंटायर प्रोसेस को क्या कहेंगे? अकाउंटिंग। याद रहेगा। अब रही बात कि अकाउंटिंग क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, ये भी समझ में आ गया। अब अकाउंटिंग कितने तरीके से किया जाएगा, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो क्या जवाब देंगे इसका? अकाउंटिंग का 2 मेथड है। कौन कौन सा? एक आपका मैनुअल अकाउंटिंग होता है और एक होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सुना होगा आप लोगों, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग कहने का मतलब ये हो गया, जो आप लोग अगर मान लो किसी का कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा होगा, है ना,
तो वो लोग रिलेट करोगे कि हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, राइट। या फिर जो पहले के मुनीम जी बही खाता पे सारा लिखा पढ़ी करते थे, वो भी क्या था, मैनुअल अकाउंटिंग। लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से अगर कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। याद रहेगा ये पॉइंट। जब हम बही खाते पे किसी भी ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं मैनुअली, तो ये कहलाएगा मैनुअल अकाउंटिंग। लेकिन जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कहलाता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का कितना टाइप हो गया, 2। कौन कौन सा, मैनुअल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड होगा वो फुली वो जानते भी होंगे, लाइक टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ CRDR, है ना, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, डे बुक, बिल बुक, इन सारे टर्म्स को ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा होगा, है ना। और जिसका कि कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, उसको पहले ये सारी चीज़ हम बताएंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ। और जिसका कि पहले से ही पता है ये सारी चीज़ें, उसके लिए इजी गोइंग होने वाला है। मतलब ये टैली का जो सेशन है, जिनका कि कॉमर्स का बैकग्राउंड है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। और जिनका कि कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं रहना है, उनके लिए थोड़ा टफ होगा, थोड़ा ही। लेकिन हम ज़्यादा किताबी भाषा पे नहीं जाएंगे, इसलिए मोटी मोटी किताबों को हम छुपा के रख देते हैं, ये सब हम नहीं देखेंगे। ये सब तो आप ऑलरेडी पढ़ के तंग हो गया है। हम लोग यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और चीज़ों को ईजी रखने की कोशिश करेंगे, सिंपल डेफिनेशन रखने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटराइज और मैनुअल अकाउंटिंग में अंतर समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि अकाउंटिंग तो समझ में आ गया, अब सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि अकाउंटिंग तो समझ में आ गया मुझे, अकाउंट क्या होता है ज़रा ये समझ लें। अकाउंट क्या है, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, सोचिए खुद से, अकाउंट क्या है। क्योंकि देखिए एक और बात हो सकता है मैं खुद भूल जाऊं, लेकिन आपको नहीं भूलना है। हर टॉपिक पे कम से कम 3 सवाल पूछना है खुद से, क्या है, क्यों है और कैसे या कितना है। तो अकाउंट पे ही चलिए अप्लाई करते हैं सबसे पहले कि अकाउंट है क्या। आप थोड़ा लाउडली बोलोगी, नहीं तो पीछे नहीं सुनाई पड़ेगा। हम अच्छा, जो सारा ट्रांजैक्शन जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हाँ वो अकाउंटिंग बोलेंगे उसको ना। अकाउंट क्या है, अगर मान लो कि आप कहीं एक कोई शॉप है जहाँ से एक प्रोडक्ट खरीद रही हो, ए नाम का प्रोडक्ट, तो उस शॉपकीपर के लिए आप क्या हुए, कस्टमर, वो आपका क्या हुआ, सप्लाई। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 एंटिटी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आप और एक वो दुकानदार। तो आप का एक अकाउंट बनेगा और एक अकाउंट किसका बनेगा इस ट्रांजैक्शन के लिए, उस सप्लायर का। तो क्या बोलोगे कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो 2 एंटिटी इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं एंटिटी को क्या बोलेंगे, अकाउंट बोलेंगे। इन एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंटिटी दैट इन्वॉल्व इज कॉल्ड अकाउंट। मतलब ट्रांजैक्शन किसके बीच होगा, अकाउंट्स के बीच होगा। अब मान लो कि आप अपने अकाउंट से मुझे 50,000 रुपये भेज रहे हो, तो यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक आपका एक मेरा। तो अकाउंट का क्या डेफिनेशन रखेंगे कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो एंटिटी इन्वॉल्व होता है, उसी एंटिटी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी दैट इन्वॉल्व इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड
देयर अकाउंट, उनका क्या कहलाएगा, वो अकाउंट कहलाएगा। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी एंटिटी इन्वॉल्व होंगे, उस एंटिटी का जो आइडेंटिटी होगा, पहचान जो होगा, वो पहचान ही क्या कहलाएगा, उनका अकाउंट कहलाएगा। अब रही बात कि अकाउंट कितने तरह का होता है। अकाउंट 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, हाँ चलो 2 सही बताइए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, क्या ठीक ठीक, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कितने तरह का अकाउंट है, 3 तरह का अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब ये तीनों में अंतर क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों अकाउंट में क्या डिफरेंस है। उसमें एक्सपेंस और इनकम हो, नॉमिनल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट होता है जो कि कैपिटल का या एसेट वगैरह होता है। चलो अब हम थोड़ा समझ लें। पर्सनल अकाउंट में उन सारे अकाउंट्स को रखा जाता है जो किसी पर्सन, किसी कंपनी, किसी फर्म का जो अकाउंट होगा उसे किस में रखा जाता है, पर्सनल अकाउंट। जैसे सुना होगा बैंक अकाउंट, हाँ सुना होगा सिन्हा कंप्यूटर, ABC पीवीटी एलटीडी। तो इस तरीके के किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, किसी भी बैंक का, किसी पर्सन का जो अकाउंट होगा उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट। याद रहेगा ये। तो किसी व्यक्ति का, किसी दुकान का, किसी कंपनी का, किसी बैंक का जो अकाउंट ओपन करेंगे उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट। रियल कहने का मतलब जितने टेंजिबल एंड विजिबल थिंग्स के अकाउंट हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई रंग रूप आकार है, वो सब किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। अब जैसे लैपटॉप अकाउंट, बॉटल अकाउंट, टीवी अकाउंट, फैन अकाउंट, एसी अकाउंट, टेबल अकाउंट, स्टूल अकाउंट, चेयर अकाउंट, ये सब किस में आएगा, ये सब रियल में आएगा। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई शेप है, वो सब किस में आएगा, रियल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में वो उसका अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम सिर्फ फिल कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ फिल कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कोई बोलेगा हमको कमीशन मिला है 50,000 रुपये का, तो कमीशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल। अब बोलेगा लेकिन जो मिला है कमीशन वो किस रूप में मिला है, कैश के रूप में, तो कैश अकाउंट क्या है, पर्सनल के रियल की नॉमिनल, ये रियल है, क्योंकि कैश को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो कैश को क्या बोलेंगे, रियल। लेकिन कमीशन को क्या बोलेंगे। अब मान लो गई रिलायंस ट्रेंड में कुछ खरीदने, और इसको डिस्काउंट मिला वहाँ 500 रुपये का, तो डिस्काउंट जो इसको मिला, डिस्काउंट किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल। डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट। अगर मान लो कि मैं इस ऑफिस का रेंट पे किया 1 लाख रुपए, तो रेंट अकाउंट को किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्सनल के रियल की नॉमिनल, नॉमिनल। कैश तो रियल होगा, लेकिन रेंट क्या होगा, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है, नॉमिनल। देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सब। तो इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, रेंट हो, डिस्काउंट हो, इन सब को किस में रखेंगे हम, डिप्रिशिएशन हो, इन सब को किस में रखेंगे। अब जैसे कि मान लो कि हमारा कोई प्रॉपर्टी था, अब 50 लाख का प्रॉपर्टी था, वैल्यू घट करके 40 लाख हो गया, तो ये जो 10 लाख का डिप्रिशिएशन हुआ, इसको भी किस कैटेगरी में रखेंगे, नॉमिनल। वो देखने का चीज थोड़ी है, महसूस करने का चीज। तो सीधी सी बात, सीधा ये फॉर्मेट याद रखना कि जिसको हम देख सकते हैं,
छू सकते हैं, वो सब रियल है। और जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, वो क्या है? नॉमिनल। और किसी व्यक्ति का, किसी दुकान का, किसी कंपनी का, किसी बैंक का नाम का जो अकाउंट बनेगा, ओपन होगा, उसको किस में रखेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो कितने तरह का? 3 तरह का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इसी पे आगे का सब कुछ बेस्ट होने वाला है, निर्भर इसी पे करेगा। इसलिए यहां अगर कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लेना है कि आगे बढ़े। समझ में आया यहां तक की बातें? अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोगों को पढ़ना है क्या? गोल्डन रूल ऑफ CRDR। फिर क्या पढ़ना होगा? लेकिन अभी हम, आज पहला दिन है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट तक ही रहते हैं। तो अकाउंट समझ में आ गया। इसके बाद हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसका हम नोट्स बाकायदा दे देंगे, इसलिए लिखवाने या लिखने में भी टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करते हैं। ज़्यादा हम लोग समझने पे ध्यान देंगे और प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब सवाल मेरे दिमाग में ये आता है, इससे पहले कि हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में ज़्यादा डेप्थ में घुसें, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जिनका कि कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है उनको कवर करने के लिए मुझे पहले मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाना पड़ेगा। अब मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो मैनुअल अकाउंटिंग में सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा क्या? गोल्डन रूल ऑफ CRDR। अब पहले ये समझाना हो कि CR क्या होता है, DR क्या होता है, तब ना गोल्डन रूल ऑफ CRDR समझ में आएगा। उसके बाद मुझे फिर समझना होगा अकाउंट्स के अलग अलग टाइप को, जो ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसके बाद हमें समझना होगा लेजर को, फिर समझना होगा हमें जर्नल को, समझना होगा ट्रायल बैलेंस को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे 1 by 1 कहाँ? मैनुअल अकाउंटिंग वाले। लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट में अब जो हमें सीखना है वो सीखना है टैली, क्योंकि ये पूरा तामझाम किसके लिए खड़ा किया गया है? टैली के लिए किया गया है। तब सोचो कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था उसी को हम लोग साइड कर दिए हैं अभी, तो वापस से लाते हैं टैली को, क्योंकि हम लोग टैली के क्लास के लिए अभी इकट्ठे हुए हैं। अब सवाल ये आता है, टैली से रिलेटेड भी वही सवाल कि टैली है क्या? टैली है क्या? तो क्या बोलेंगे? टैली एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो बोल सकते हैं ना, सब लोग पढ़े ही है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे कि बनाया था सबसे पहले एक कंपनी उस समय रजिस्टर्ड थी जिसका नाम था प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम था? बैंगलोर की एक कंपनी थी। ये बात 1986 की रही होगी। इतिहास थोड़ा मेरा भी कमजोर है, सही बोल रहा। तो 1986 का ये बात रहा होगा जब प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, मतलब समझ लो कि एक सेठ जी थे जिनका नाम था श्याम सुंदर गोयनका, और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत गोयनका। तो श्याम सुंदर जी का जो बिजनेस था, उस बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उस पर अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बनाना, इसके लिए उन्हें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत महसूस हुई। अब सोचो ना कि मैनुअली काम करना कितना हेक्टिक होगा ना, और मैनुअली काम करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। अब मैं बताऊं 1-2 डिसएडवांटेज। मान लो जिस रजिस्टर में है, रजिस्टर पे पानी गिर गया था, आग लग गया था, और रजिस्टर मान लो कि ये ऑफिसवा में रखा है, हम घर पे हैं, तो क्या घर से देख पाएंगे? लेकिन अगर कंप्यूटर पे रखा हुआ है, तो अगर हम ऑफिस से बाहर अभी मान लो सिंगापुर गए हुए हैं ट्रिप पे घूमने के लिए, तो वहाँ से भी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कोई रजिस्टर है, रजिस्टर में 3 लोग एक साथ एंट्री करना चाहे तो पटका पटकी कर लेंगे, ला पहले हम एंट्री करेंगे, हमको जाना है चाय पीने। लेकिन अगर कंप्यूटर अलग अलग है तो एक ही फाइल में 3,000 लोग एक साथ एंट्री कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग टू ईच अदर। तो ये सब बेनिफिट किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवर द मैनुअल अकाउंटिंग। अलग अलग तरह का सिक्योरिटी। अब कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर में ऐसा तो कोई ताला नहीं लगाएंगे कि हम खोलेंगे तो हमारा ज्यादा दिखाई दे, कोई सामने वाला हमारा जूनियर खोले तो उसको कम दिखाई दे। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो ऐसा फैसिलिटी है कि अगर मैं कंपनी को एक्सेस करूं तो मेरे पास फुल प्रिविलेज हो। हमारा अगर जूनियर या असिस्टेंट ओपन करे तो सिर्फ नया एंट्री ही कर सके, कुछ देख ना सके, कुछ मॉडिफाई ना कर सके।
तो चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी की बात हो, चाहे लाइफ स्पैन की बात हो, चाहे एक्यूरेसी की बात हो, चाहे ऑटोमेशन की बात हो, हर कॉन्टेक्स्ट में फार बेटर क्या है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ओवर द मैनुअल अकाउंटिंग, है ना? जो पहले बही खाता में काम करते थे उसके मुकाबले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है? ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एक्सेसिबल है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मैक्सिमम कंपनी चाहेगी। ना ना ना, आप आते हैं इस सवाल पे, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर गणेश चतुर्दशी का पर्व होता है तो हम लोग किसका गुणगान करते हैं? गणेश जी का होता है। अनंत पूजा है तो अनंत भगवान का। अब मान लो शिवरात्रि है तो किनका? शिव जी का। तो अभी हम टैली के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो किसका गुणगान करेंगे? टैली का। लेकिन ऐसा नहीं है कि टैली इकलौता सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आएंगे लास्ट में। पहले टैली का काम समाप्त कर लें। 6 बजे तक, 4:30 से 6 बजे तक। आज तो आप लोग आए ही नहीं थे और हमको खाली बैठने का शौक होता नहीं, तो हम इसलिए इन लोग को बोले थे, जो हमारा वेब डेवलपमेंट वाला बैच था, जो लोग अगर अभी तक नहीं आया है 4:30 बजे तो तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे। जैसे ही देखे कि तुम 3-4 लोग आ गए हो तो हम उन लोग को देखे कि बाहर कर दी। हाँ, तो कोशिश कीजिए 4:30 में आ जाइए, क्योंकि बैक टू बैक क्लास होता है। 6 बजेगा मेरा लाइनेक्स सर्वर का बैच है, तो 6 बजे तक हार्डली हम छोड़ देंगे। 5 मिनट पहले छोड़ेंगे तो हमको ही फायदा होगा, हम भी चाय पानी का एक ब्रेक ले लेंगे। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो कोशिश करो 4:30 बजे तक। हाँ, टॉपिक यही बना रहे हैं। ये तो एकदम चढ़ाई हुई है, लग रहा है कि वॉर्म के मैदान में हम लोग। नहीं नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग टैली के ऊपर। तो टैली के लिए क्या है? तो टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे कि किसने बनाया है? श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका ने बनाया है, जो बेसिकली पैसे से क्या थे? एक बिजनेसमैन थे। उनको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। लेकिन लेटर ऑन उनको क्या लगा कि अगर ये हमारे बिजनेस को मैनेज कर सकता है तो क्या इसको हम कॉमर्शियली सेल कर सकते हैं, ताकि अदर ऑर्गेनाइजेशन इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अलग अलग तरह के अपने बिजनेस को मैनेज कर सके। और तब वहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। मतलब जो पहले कंपनी का नाम क्या था? प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन किस नाम से करवाया? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और आज के डेट में हम लोग जो टैली का वर्जन यूज़ करते हैं वो टैली ERP 9 यूज़ करते हैं या टैली प्राइम यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? टैली ERP 9 या टैली प्राइम यूज़ करते हैं। तो अब रही बात कि टैली क्या है? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में होने वाले डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। और इसे किसने बनाया था? श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका, जो उनके पुत्र का नाम था। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कंपनी के ट्रांजैक्शन को, बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए। लेटर ऑन उस कंपनी का नाम बदल करके उन्होंने क्या रखा, जिसमें कि वो टैली सॉफ्टवेयर बनाया गया? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और टैली का वर्जन टाइम टू टाइम चेंज होता गया और आज के डेट में हम लोग टैली का जो वर्जन यूज़ करते हैं वो टैली ERP 9 यूज़ करते हैं या टैली प्राइम यूज़ करते हैं। अब टैली का भी 2 फ्लेवर है। टैली का 2 टाइप होता है। एक को बोलते हैं टैली गोल्ड, एक को बोलते हैं टैली सिल्वर। टैली गोल्ड और टैली सिल्वर में फ़र्क ये होता है कि टैली गोल्ड मल्टी यूज़र के लिए होता है और टैली सिल्वर होता है सिंगल यूज़र के लिए। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि इस कंप्यूटर पे टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है मेरा और मैं चाह रहा हूँ इसी सॉफ्टवेयर को
इसी सॉफ्टवेयर को अगर मान लिया जाए कि 2-3 अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग कंप्यूटर से यूज कर सके, तो ऐसा करने के लिए मुझे इस टैली का कौन सा वर्जन यूज करना पड़ेगा? गोल्ड यूज करना होगा। और अगर मैं चाहता हूं कि इस कंप्यूटर पे टैली इंस्टॉल किया हूं और एक बार में एक ही यूजर इस पे काम करेगा, तो हम क्या ले सकते हैं? टैली का सिल्वर एडिशन भी ले सकते हैं। तो ये फर्क होता है टैली गोल्ड और टैली सिल्वर में। मान लो कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक क्या है, अकाउंटेंट हैं, ऑपरेटर हैं जो अलग अलग कंप्यूटर से एंट्री करेंगे, तो इसके लिए मुझे टैली का कौन सा एडिशन लेना चाहिए? गोल्ड। अगर लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही अकाउंटेंट है, एक ही ऑपरेटर है और एक ही बार में एक ही यूज करेगा टैली को, तो क्या लेना चाहिए? पैसे बचाएंगे, हम सिल्वर यूज करेंगे। तो टैली गोल्ड में नेटवर्क का फीचर होता है, टैली सिल्वर में नेटवर्क का फीचर नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं लेते हो उसका सब्सक्रिप्शन तो डिमेरिट ये होगा कि उसमें तुम 3 ही डेट में एंट्री कर पाओगे, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। तो रियल टाइम में ये सही होगा? नहीं। तो सिर्फ सीखने के लिए एजुकेशनल पर्पस से टैली आपको अलाउ करता है, लेकिन वो ऐसे चीज को लिमिट कर देता है जो रियल टाइम कंपनी में किया ही नहीं जा सकता फ्री में यूज। डेट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप सिर्फ 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख के डेट में ही कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बाकी दिन में क्या कंपनी में काम नहीं होगा? होना है ना। तो इसलिए अगर मुझे कॉमर्शियल पर्पस से यूज करना है, अगर एजुकेशनल पर्पस से यूज करना है तब तो ठीक है ट्रायल वर्जन, लेकिन अगर कॉमर्शियल पर्पस से यूज करना है तो मुझे उसका की परचेज करना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना ही। देखो 55 हो गया, अब बंद करते हैं।